हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इसमें लोकतांत्रिक राजनीति खंड 2 के अध्याय 2 में संघवाद पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। और इस टॉपिक में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे संगठन बने और केंद्रों और राज्य के बीच में जो संबंध हुए, तो उसमें शासन चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और जिसमें भारत में विकेंद्रीकरण की बात की गई। अब भारत में जो भी विकेंद्रीकरण था वो कैसे हुआ, किस आधार पर शुरू हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का मतलब यही हुआ कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि कैसे छोटी छोटी हम इकाइयां बना दें और उन इकाइयों से फिर आगे बढ़ें। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पंचायती राज। पंचायती राज, अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अक्सर देखा होगा आपने कि ग्राम स्तर पे, ग्रामीण स्तर में भारत में बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, या हम इसको स्थानीय शासन कह सकते हैं। और स्थानीय शासन को ही हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सबसे जो निचला स्तर है इसमें ग्राम पंचायत होती है, जहां ग्राम पंचायत में चुनाव हुआ करते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, हर गांव में होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो गांव इसकी सबसे छोटी इकाई है, तो ग्राम पंचायत होगी। इसके बाद फिर पंचायत समिति होगी और फिर जो है जिला परिषद काम करती है। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था कैसे होती है और किस स्तर पे होती है। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है हर गांव में होती है, और हर गांव में, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत हुआ करती है। ग्राम प्रधान होते हैं, उसमें कई सदस्य हुआ करते हैं, उसका एक अध्यक्ष भी होता है। और साथ में जो सदस्य हुआ करते हैं वो वार्डों से चुने जाते हैं, दूसरे वार्डों से ये सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष हुआ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं या ग्राम प्रधान बोलते हैं। और ये चुना कैसे जाता है, तो अक्सर आप सभी ने वोट दिया होगा। तो गांव में रहने वाले जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, ये उसका चुनाव करते हैं और पूरे पंचायत के लिए ये फैसला लेती है ये ग्राम पंचायत। और इन्हीं की देखरेख में, पूरी ग्राम सभा की देखरेख में ही गांव का शासन चलता है। इसके साथ साथ इस ग्राम पंचायत का जो बजट है इसको भी पास करना, कामकाज की समीक्षा, और साल में कम से कम 2 या 3 बैठक करनी होती है, तब ये ग्राम पंचायत होती है। इसके बाद दूसरी जो चीज आती है हमारे पास वो है पंचायत समिति। अब ये जो पंचायत समिति है, ये पंचायत समिति क्या है, अब इसके बारे में भी देखते हैं कि समिति क्या है। ये पंचायत समिति, और इसमें कई ग्राम पंचायतों को मिला करके पंचायत समिति का गठन किया जाता है। और इसे मंडल या प्रखंड स्तर की पंचायत भी कह सकते हैं, या ब्लॉक लेवल पे जिसको हम कह सकते हैं, विकास खंड लेवल पे हम इसको कह सकते हैं। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है उस इलाके में जितने भी रहने वाले सभी पंचायत के सदस्य इसमें चुनाव करते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज आती है वो आती है जिला लेवल पे, और जिले लेवल पे होती है जिला परिषद। क्या होती है, जिला परिषद। अब ये जो जिला परिषद है इसमें किसी भी जिले में जितनी भी सभी पंचायत समितियां हुआ करती हैं वो सब मिलकर के क्या करती हैं, जिला परिषद का गठन करती हैं। और जिला परिषद में अधिकांश जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। उस जिले में लोकसभा, विधानसभा के लिए जो भी चुने गए सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, या जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। और इस तरह जिला परिषद का जो प्रमुख होता है
वो उस जिले का प्रधान होता है, जिसको हम जिला पंचायत सदस्य के नाम से कह सकते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष कह सकते हैं। तो इस तरह 3 लेवल में ये काम करती है पंचायती राज व्यवस्था भारत में, ग्राम पंचायत स्तर में, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, और इसके बाद जिला परिषद में। और इसका काम, अब ये पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका महत्व क्या है ये भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में इसका महत्व क्या है। अब इस महत्व की बात करते हैं हम लोग, तो प्रशासन की जो शिक्षा है या लोकतंत्रात्मक जो भी सरकार होती है हमारे पास, इसकी जो स्थापना की है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है कि पंचायती राज गांव में अशिक्षित व कम शिक्षा प्राप्त जो भी लोग होते हैं उनको प्रशासन की शिक्षा देने का ये सबसे अच्छा साधन हुआ करता है। और इसके द्वारा जो भी स्थापित स्थानीय स्वशासन होता है, शहरों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की अपेक्षा ये प्रशासन की अधिक शिक्षा प्रदान करता है। और जो जैसे नगरों में क्या होता है, स्थानीय संस्थाएं नियम बनाने का प्रशिक्षण तो लोगों को देती हैं, लेकिन न्याय करने का प्रशिक्षण उन संस्थाओं के सदस्यों को नहीं मिला करता है। जबकि पंचायती राज में जो गांव के लोगों को नियम बनाने, उनको लागू करने, विकास योजनाएं बनाने, उनको लागू करने, न्याय करने का भी ये अवसर देता है। और इस प्रकार गांव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की शिक्षा ये प्राप्त होती है कि कैसे प्रशासन किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं का समाधान भी इसके माध्यम से होता है। और पंचायती राज जो अधिकारी होते हैं वो गांव से लोगों का सीधा संपर्क नहीं कर पाते, इसलिए इन संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं उनका जनता से सीधा संपर्क होता है, वे क्षेत्र की समस्याओं से परिचित होते हैं और इस तरह इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा और भी क्या खास बात है, इसमें कृषि का जो विकास और आर्थिक उन्नति भी तेजी से होती है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें हैं, सरकारी अधिकारियों की सहायता से किसान को अच्छे किस्म के बीज मिल जाते हैं और वैज्ञानिक कृषि और नवीनतम कृषि यंत्रों के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है, और जिससे कृषि की उपज बढ़ती है। उपज बढ़ने से किसानों और गांवों के को आर्थिक इनकम भी होती है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था में ढेर सारा फायदा होता है और इसका लाभ मिलता है। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है हमको कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो सरकार आखिर इस पे नियंत्रण कैसे रखती है। मेन चीज तो यही बात है कि किसी भी चीज को बना देना अलग बात है, लेकिन उसमें नियंत्रण रखना, अब नियंत्रण कैसे रखा जाए इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो जो भी ये संस्थाएं हैं पंचायती राज की, इसमें जो वित्त के मामले होते हैं इसमें ये आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते हैं, सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, सरकार के हिसाब किताब की जांच पड़ताल के लिए लेखा परीक्षक भी इसके भेजती है, और जो डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी पंचायत और पंचायत समिति के बजट पर नियंत्रण रखा जाता है। संस्थाओं के द्वारा जो उप नियम बनाए जाते हैं सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद उनको लागू हो जाते हैं। और कैसे नियंत्रण होता है, विशेष परिस्थितियों में संस्थाओं को सरकार निलंबित या भंग भी कर सकती है अगर वो मनमानी करेगी। और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनका संगठन, इनका कार्य, इनका क्षेत्र का निर्धारण सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जिससे ये किसी भी तरह मनमानी नहीं कर सके। इनका जो नीति निर्माण है ये स्वतंत्र नहीं है और ये प्रयास करते हैं जो भी संस्थाओं द्वारा पास किए गए प्रस्ताव हैं, नीतियां हैं, उससे सरकार की स्वीकृति उनको लेनी पड़ती है और सरकार या उसका जो भी अधिकारी है वो इन संस्थाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जाना कि भारत में जो भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई वो कितने स्तर पे लागू हुई, किस किस स्तर पे लागू हुई और इनका महत्व क्या है जनता के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए, प्रशासन सिखाना, इन सब का महत्व है। इसके अलावा और भी क्या चीज हो सकती है कि सरकार इन पर नियंत्रण कैसे रख सकती है। तो ये सब कुछ आज के टॉपिक में हम लोग ने सीखा और इसके बाद हम लोग अपने नए टर्न में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।